हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी, जो आपका एग्जाम 10 फरवरी को होने वाला है। जेक द्वारा आपका 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है क्या बोला, नौ निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं। शॉर्ट में लिखा है नौ निश्चयवाद। अगर एग्जाम में आपका आ रहा है नौ निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, तो आपको इस तरीके से आंसर देना है। देखिए, लिखना है जो नौ निश्चयवाद को हम लोग क्या बोलते हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद। ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। नौ निश्चयवाद को हम लोग क्या बोलते हैं, रुको और जाओ निश्चयवाद बोलते हैं। यह एक भौगोलिक विचारधारा है, ठीक है, जो नियतिवाद और संभववाद के बीच का मार्ग रास्ता है। कहने का मतलब जो नियतिवाद और संभववाद के बीच का मार्ग है, बीच वाला रास्ता है। इसके अनुसार क्या बोल रहा है कि मानव प्रकृति के नियमों का पालन करके ही, मानव जो है, मनुष्य जो है, प्रकृति के नियम का पालन करके ही उसमें परिवर्तन कर सकता है। हमने प्रकृति के नियम को पालन भी करेंगे और थोड़ा बहुत चेंजेस भी करेंगे। जैसे चौराहे पर लगे ट्रैफिक सिग्नल के नियम, जैसे हम लोग बोलते हैं, जो ऐसा नहीं है जो चौराहा पर लगे सिग्नल उसको हम लोग फॉलो करते हैं ना, लेकिन थोड़ा बहुत होता है ना, कभी कभी निकल जाते हैं आगे। तो बोल रहे हैं मानव के हस्तक्षेप को सीमा को निर्धारित करती है, जहां प्रकृति एक नियंत्रक के रूप में कार्य करता है लेकिन मानव को विकास के अवसर भी प्रदान करता है। ये आपको लिख देना है। दूसरा सवाल क्या बोला, नियतिवाद से आप क्या समझते हैं। ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में आपको नियतिवाद आएगा तो लिखेंगे नियतिवाद वह विचारधारा है जिसके अनुसार मानव के सभी कार्य जैसे जीवन शैली और विकास मुख्य रूप से भौतिक पर्यावरण, जैसे आपका जलवायु, स्थलाकृति, प्राकृतिक संसाधन द्वारा निर्धारित है। इस विचारधारा में जो बोल रहा है मनुष्य प्रकृति के अधीन माना जाता है। क्या बोल रहा है, इस विचारधारा में जो है मनुष्य जो है प्रकृति के अधीन, जैसा नेचर चाहेगा वैसा हम काम करेंगे और उसे प्रकृति के आदेशों का पालन भी करना पड़ता है। जैसा प्रकृति चाहे उसी के अनुसार हम लोग को ढल जाना, उसी के अनुसार हम लोग को काम करना है। किसमें, नियतिवाद में। अब देखते हैं संभववाद क्या है। सभी एक सवाल इससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तीनों में से एक सवाल आएगा। संभववाद क्या है, भौगोलिक उपागम है जो इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण को बदलने में सक्षम है। संभववाद बोल रहा है कि जो मनुष्य जो है पर्यावरण को बदलने में सक्षम है, कैपेसिटी है। इस विचारधारा के अनुसार बोल रहा है प्रकृति मनुष्य के केवल संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मनुष्य अपनी क्षमताओं और प्रौद्योगिकी और चयन की स्वतंत्रता के माध्यम से इन संभावनाओं का उपयोग करके पर्यावरण को अपनी आवश्यकता अनुसार ढाल सकता है। कहने का मतलब मनुष्य में इतना क्षमता है कि जो पर्यावरण को अपने अनुसार ढाल सकता है, अपने अनुसार बदल सकता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर, जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो चलिए समझते हैं। बोल रहा है भौतिक भूगोल क्या है, पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण, पृथ्वी से रिलेटेड क्या है, भूआकृति, जलवायु, मृदा, जलमंडल का अध्ययन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक भूगोल बोलेंगे। जबकि मानव भूगोल क्या बोलेंगे, मानव समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन क्या होता है, मानव भूगोल। समझ में आ गया। भौतिक मतलब नेचर, जैसे हमारा जल मंडल हो गया, मृदा मंडल हो गया, जलवायु हो गया, भू आकृति, उसका अध्ययन करेंगे तो क्या बोलेंगे, भौतिक भूगोल बोलेंगे। लेकिन जबकि मानव भूगोल किसको बोलते हैं, मानव समाज हो गया, संस्कृति हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल प्राकृतिक विज्ञानों से संबंधित है, जबकि मानव भूगोल क्या है, सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखिए, मानव विकास क्या है। तो बोल रहा मानव विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि, लोगों को जो विकल्प में उसमें वृद्धि करने और उसके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, जैसे उसका जीवन स्तर का बेहतर हो रहा है और उनके लिए अवसरों का विस्तार की प्रक्रिया है। यह केवल आर्थिक विकास नहीं है बल्कि इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी पहलुओं को शामिल किया गया है मानव विकास के लिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, चलवासी पशुचारण, मतलब है ना, जो पशु को तो चरा रहा है लेकिन एक जगह नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, इस तरह बढ़ते जा रहा है। तो चलवासी पशुचारण किसको बोलते हैं, पशुचारण, चलवासी पशुचारण का एक आदिम रूप है। आदिम रूप मतलब बहुत पुराना रूप है, जिसमें चरवाहे जो है, जो चराने और रहने वाला है, अपने पशुओं जैसे भेड़, बकरी, ऊँट, याक के साथ चारे और पानी की तलाश में, चारा मैंने खाने पीने की चीज़ और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार घूमते रहता है। इसमें यहाँ पर घुमाया, चारा वारा खिलाया, पानी में, फिर दूसरी जगह चल गया, फिर दूसरी जगह चल गया, इसी तरह घुमाते रहता था। यह मुख्य रूप से सहारा, मध्य एशिया और आर्कटिक क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, चलवासी पशुचारण हो गया क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखिए, मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि में अंतर बताइए। जो आपके एग्जाम में कोई 5-5 नंबर सवाल पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। मिश्रित कृषि में हम लोग देखते हैं, लिखेंगे मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को महत्व दिया जाता है। क्या बोल रहा है, मिश्रित कृषि में फसल को उत्पादन करना
पशुपालन, दोनों को महत्व दिया जाता है और एक साथ किया जाता है। जबकि डेयरी कृषि में क्या होता है, पूरी तरह से दुधारू पशुओं का पालन पोषण किया जाता है और उससे दूध व दुग्ध उत्पादनों में व्यावसायिक उत्पादन पर केंद्रित होता है। ठीक है, मैंने इसमें जो फोकस होता है दुधारू पशुओं पर फोकस किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए ट्रक कृषि क्या है और ट्रक कृषि की विशेषताएं क्या है। अगर ऐसा एग्जाम में आपको आएगा तो सबसे पहले ट्रक कृषि समझते हैं। ट्रक कृषि एक प्रकार का विशिष्ट सब्जी, फल और फूल की खेती है। किसका होता है? विशिष्ट सब्जी, फल और फूल की खेती। इसमें उत्पादों को शहरी बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए ट्रक का उपयोग करेंगे, है ना। इसकी मुख्य विशेषता, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रक कृषि बोलते हैं। इसका मेन विशेषता क्या है तो लिखेंगे, यह मुख्य रूप से शहरी केंद्रों के पास की जाती है। खेतों का आकार छोटा होता है, इसमें गहन श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है और उत्पादों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए परिवहन आवश्यक है, परिवहन जरूरी है। नेक्स्ट सवाल अगर हम लोग देखते हैं, स्थानांतरित कृषि और स्थायी कृषि के बीच में अंतर बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे स्थानांतरित कृषि में किसान भूमि के एक टुकड़ा को साफ करके, क्या होता है, भूमि के एक टुकड़ा को साफ कर देगा, उसको जलाकर खेती करता है ना। और कुछ वर्षों में कुछ दिन खेती किया, उसके बाद देख रहे हैं क्या उसमें उतना उर्वरक शक्ति नहीं है तो उसको जला दिया और जला के उसको राख कर दिया, कुछ समय के लिए वो भूमि को छोड़ दिया। ठीक है, कुछ वर्षों बाद जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो वे दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, है ना। एक स्थान से दूसरा स्थान चला जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। क्लियर हो गया। जबकि स्थायी कृषि क्या है? किसान एक ही भूमि के टुकड़े पर स्थायी रूप से खेती करता है, अक्सर सिंचाई या उर्वरकों का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है। कहने का मतलब जो एक ही जगह में खेती कर रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी वाला बीज डाल रहा है, एक जगह दूसरे जगह नहीं जा रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थायी कृषि बोलते हैं। अब देखिए निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में क्या अंतर है। तो देखिए निर्वाह नाम से ही पता चल रहा है कि सर अपना जीवन भरण करने के लिए खेती कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वाह कृषि बोलते हैं। देखिए निर्वाह कृषि मुख्य रूप से किसान उसके परिवार के या अपने परिवार के स्थायी जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे निर्वाह कृषि बोलेंगे। ठीक है, जिसमें उत्पादन का अधिकांश हिस्सा स्थानीय उपयोग, मतलब खुद का उपयोग, घर में उपयोग कर लेंगे। लेकिन वाणिज्यिक कृषि क्या होता है? अपने कॉमर्शियल पर्पस, इसका मतलब क्या हो रहा है? बड़े पैमाने पर बाजार में बिक्री के उद्देश्य से किया जाता है। जिससे आधुनिक मशीन, अब जब बिक्री के उद्देश्य से करें तो क्या होगा? आप अच्छा खासा मशीन लगाइएगा, आधुनिक मशीनरी लगाइएगा, उच्च उपज वाला बीज लगाइएगा, रसायनों का उपयोग करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में बिक सके। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? क्वेश्चन, खनन और उससे प्रभावित करने वाला कारक बताइए। सबसे पहले खनन बताइए और खनन को प्रभावित करने वाला कारक। तो चलिए सबसे पहले खनन देखते हैं। खनन क्या है? पृथ्वी की सतह के नीचे कोई ज़मीन है, उसका सतह के नीचे या सब मूल्यवान कोई खनिज मिल गया, अयस्क मिल गया या भूगर्भ सामग्रियों को निकालने के जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे खुदाई करके कोयला निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? खनन प्रोसेस हो जाएगा। खनन को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है सर? तो सबसे पहले आपका भौतिक कारक होगा, जैसे खनिज, जिसे जमा का आकार, ग्रेड, गुणवत्ता और गहराई कितना है, इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा आर्थिक कारक, जैसे खनिजों के बाजार में मांग है या नहीं है, उपलब्ध तकनीक है या नहीं है, पूंजी है या नहीं है, निवेश की लागत है या नहीं है, परिवहन सुविधा है नहीं, ये सब भी फैक्टर बहुत ज़्यादा करता है। नेक्स्ट सवाल, परिवहन और संचार के बीच अंतर बताइए। तो देखिए क्या बोल रहा है? परिवहन में लोगों, जानवरों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भौतिक आवागमन शामिल होता है। ठीक है, परिवहन समझ में आ गया। लेकिन संचार क्या बोल रहा है? व्यक्तियों या समूहों के बीच में सूचना भेजता है, सूचना, विचार या संदेश का आदान प्रदान करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संचार बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या लिखेंगे? परिवहन में सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डा जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे का उपयोग होता है, जबकि संचार के लिए टेलीफोन, कॉल, इंटरनेट जैसे विभिन्न माध्यमों का उपयोग होता है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोल रहा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक आधारभूत, मैंने बैकबोन क्षेत्र है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी में रोजगार और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सबसे पहले लिखेंगे यह ग्रामीण आबादी को एक बड़े हिस्से में आजीविका प्रदान करता है। कृषि से देखते हैं ना कितने लोग को आजीविका मिलता है। यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल का एक प्रमुख स्रोत है, भाई कच्चा माल मिल जाएगा। तीसरा बोल रहा है यह देश में विशाल आबादी के लिए खाद्य आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट सवाल,
विकास और सतत विकास में क्या अंतर है सर? विकास और सतत में देखिए लिखेंगे, विकास का उद्देश्य समग्र वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार लाना है, ठीक है। जबकि सतत विकास का लक्ष्य होता है भविष्य में आने वाले पीढ़ी को भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना। समझ में ऐसा हम लोग का काम करता है, जो भी हमारा संसाधन लिमिट उसको मतलब अक्लमंदी से प्रयोग करना है, मैंने फिजूल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आने वाले पीढ़ी भी तो उसका प्रयोग करेगा ना, तो उसका समझदारी पूर्वक प्रयोग करना है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सतत विकास बोलते हैं। सतत विकास में आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता के एकीकृत किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, भारत में विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषता बताइए। तो लिखेंगे भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताओं में व्यापार की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि, निर्यात और आयात वस्तुओं का विविधीकरण और वैश्विक साझेदारी के बीच एक विस्तृत श्रृंखला में व्यापार की ओर बदलाव शामिल है। पहला पॉइंट क्या लिखा है? प्रमुख निर्यात में अक्सर इंजीनियरिंग, उत्पाद, वस्त्र और सॉफ्टवेयर सेवाएं शामिल हो। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? प्रमुख आयात में आमतौर पर कच्चा तेल, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल होता है। ये मेरा लास्ट सवाल है, भूमि निम्नीकरण, जो हम लोग 10 में भी पढ़ा था, भूमि निम्नीकरण या फिर भूमि क्षरण को कम करने का उपाय बताइए। तो भूमि निम्नीकरण को कम करने का उपाय, सबसे पहले वनीकरण करिए, उचित भूमि प्रबंधन करिए और नियंत्रित चराई करिए। सीमित मतलब होता है जो कोई गाय बैल आके चर लिया खेत को तो बर्बाद कर दिया। तो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है पेड़ लगाने से मिट्टी का कटाव रुकता है और मिट्टी उर्वरता बढ़ाने में मदद मिलती है। पहला पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट, ढलानों पर सीढ़ीदार खेती कीजिए और कटुर जुताई से पानी का बहाव और मिट्टी का कटाव को कम करिए। उसका तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? जो पशुओं को आवाजाही पर कंट्रोल करिए, अत्यधिक चराई को रोका जा सकता है जिससे भूमि में वनस्पति को सफाया हो सकता है। इसमें इतना ही लास्ट सवाल था जो वेरी इंपॉर्टेंट 15 सवाल था।